नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस की डाइट प्लान के बारे में। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है तो आप खाने को देख के डरने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो खाते गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, लूज मोशन होंगे या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो सकती है। ये ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, और ये ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो आपका सारा फोकस और सारा कंसंट्रेशन खींच लेगी। आपका ध्यान हर टाइम बीमारी की तरफ लगा रहेगा, आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी परेशानी ये हमें क्या होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं ये हम जज नहीं कर पाते। हमें समझ नहीं आती कि हमें गैस क्यों बन रही है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। हालांकि 20% पॉपुलेशन को आईबीएस की समस्या है और पूरा यूट्यूब आईबीएस की वीडियोस से भरा पड़ा है। आपने बहुत सारी वीडियोस पहले देख भी रखी होगी, लेकिन कंफ्यूजन जो की तो है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है। आपको बहुत सारी इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर या बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो ठीक हुए हैं, जिनको पहले आईबीएस था, उन्होंने वीडियोस बना के आपको मोटिवेट किया है, उन्होंने वीडियोस बनाकर आपको जागरूक किया है कि हाँ इसके अंदर ये खाना है ये नहीं खाना। लेकिन कंफ्यूजन एज इट इज है, क्योंकि हर बंदा अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज है। हो सकता है आपको पर्टिकुलर किसी और चीज से प्रॉब्लम है और उस बंदे को जो ठीक हुआ उसको किसी और चीज से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आईबीएस एक सिंड्रोम है, ये कोई बीमारी तो है नहीं। तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं और वो सिम्टम्स हर बंदे में अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग चीज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कोई ऐसा डाइट प्लान आपके लिए लेके नहीं आया हूं कि जो मैं बोलूं कि ये आपके लिए परफेक्ट होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। मैं आपके सारे फैक्ट इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा आईबीएस की डाइट के अंदर। दोस्तों, आईबीएस क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कोई डिजीज नहीं है, ये सिंड्रोम है। ये क्या होता है? जब भी हमारी आंत के जो गट माइक्रोब्स हैं, अगर उनमें गड़बड़ी होती है तो हमें क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, जो भी हम खाते हैं वो फर्मेंट होने लगता है। ठीक है, मरोड़ लगने लगती है, हमें डायरिया, लूज मोशन की समस्या होने लगती है, हमें बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आईबीएस के बारे में सब कुछ पता है, और मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि आईबीएस क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण है, आईबीएस का डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हमें कराने हैं, ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बेल आइकन में दे दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है आईबीएस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आईबीएस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी डाइट के बारे में बात करेंगे। तो आईबीएस की डाइट को जानने से पहले हमें सबसे पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि आईबीएस के पेशेंट में कौन कौन सी चीजें जनरली सूट नहीं करती है। सबसे पहला होता है फाइबर। अब फाइबर पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि आप मान लो कि आपने ये बोला कि आपको फाइबर सूट नहीं करता, किसी किसी ने आपको ये बोल दिया कि आपको आईबीएस में फाइबर नहीं खाना चाहिए। आप कहोगे अच्छा ऐसे कैसे, मेरे को तो फाइबर से बड़ी चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है दोस्तों कि फाइबर दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। इनसोल्यूबल वो है जो पानी में नहीं घुलते। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो आपको सूट नहीं करते। तो ऐसा कोई भी खाना जिसके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर हो वो आपको अवॉइड करना है सिंपली। और जिसमें सोल्यूबल फाइबर ज्यादा मात्रा में हो, इनसोल्यूबल फाइबर कम मात्रा में हो, वो खाना आप खा सकते हैं, उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें ऐसे फूड समझने पड़ेंगे। दूसरा है दोस्तों, हमें ऐसे फूड लेने हैं जिसके अंदर शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, क्योंकि जिस खाने में शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं वो खाना फर्मेंट करता है, उस खाने से गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है। तो जिस खाने के अंदर मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पोलियोल्स की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा खाना हमें सूट नहीं करता है। तो ऐसा खाना भी हमें सिंपली अवॉइड करना है। तीसरा है दोस्तों ग्लूटेन। अब आईबीएस के कुछ पेशेंट्स को ग्लूटेन से दिक्कत होती है और कुछ पेशेंट को ग्लूटेन से दिक्कत नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जब टीटीजी करवाओगे अपना, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, जो सीलियक डिजीज में हम करते हैं, जिसको वीट एलर्जी होती है, जरूरी नहीं है आपको वीट एलर्जी हो, लेकिन हो सकता है आपको ग्लूटेन से, यानी आपको जरूरी नहीं है आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो, लेकिन हो सकता है आपको वीट या जो ग्लूटेन है वो सूट नहीं करता हो, वो आपको इंडाइजेशन कर देता हो या फर्मेंटेशन कर देता हो। ठीक है, तो अगर आपको गेहूं से बनी किसी भी चीज में, जौ से या राई से बनी किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, मैदे से बनी कोई चीज में आपको दिक्कत आ रही है, आपको गैस बन रहा है, तो आपको इस तरह की चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी भी बहुत बड़ा सवाल है।
अब कुछ पेशेंट आपको ये बोलेंगे कि सर मेरे को दूध पचता है, और कुछ पेशेंट ये बोलेंगे कि मेरे को दूध नहीं पचता है। और दूध भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कच्चा नहीं पचता है लेकिन उबला हुआ पचता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको दूध बिल्कुल नहीं पचता है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से किसी भी फॉर्म में मिल्क पच जाता है और लाके उनको आईबीएस की दिक्कत है। तो फिर यहाँ हम कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आईबीएस के अंदर दूध लेना ही नहीं चाहिए? जो चीज आपको पचती है वो खाओ, जो चीज नहीं पचती है वो नहीं खाओ। अगर आपको दूध के अंदर होता है लैक्टोज, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फिर आपको दूध नहीं पचेगा। अगर आपको दूध नहीं पचेगा तो फिर आपको दूध से बने बाकी प्रोडक्ट्स भी नहीं पचेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड। इस तरह के जो फूड होते हैं वो भी आईबीएस के अंदर जनरली अवॉइड करने होते हैं। अब कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होती। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन से ग्रेन्स हैं, कौन कौन से जूसेस है जिनको हम ले सकते हैं। क्योंकि आपको ये तो नहीं पता ना कि इंसोल्यूबल फाइबर कौन से डाइट में होता है, आपको ये तो नहीं पता शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी डाइट में नहीं होता, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ग्लूटेन कौन सी डाइट में होता है, ग्लूटेन कौन सी डाइट में, क्योंकि आप डॉक्टर थोड़ी हो या आप न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ी हो। तो आपको तो सिंपली ये समझना है कि मैं आपको कुछ ऐसा दे दूं कि जिससे आपको ये समझ आ जाए कि ये खाना है ये नहीं खाना, और आपका माइंड क्लियर हो जाए। सिंपली आप इस वीडियो में इसीलिए आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स, सब्जियां। कौन कौन सी सब्जियां हमें खानी ही नहीं है, चाहे आपको आईबीएस है, चाहे आपको ये डाउट है कि आपको आईबीएस है या नहीं है, या आपको वो सब्जी सूट करती है चाहे नहीं करती है, आपको ये नहीं खानी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको गैस बनती है, हो सकता है आपको गैस का या इंडाइजेशन का कोई सिम्टम और आपको आईबीएस नहीं भी हो, तो भी ये खाना मत खाओ जो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको गैस बनती है तो भी आपको नहीं खानी चाहिए। ब्रोकोली, बंद गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, मशरूम, ये फूड आपको नहीं लेना। पनीर, ठीक है, ये फूड ऐसा है जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन होगी, बहुत ज्यादा गैस बनेगी। बीन्स कुछ है, राजमा है, छोले हैं, चने हैं, सोयाबीन्स है, कुछ दालें हैं, ये आपको नहीं खानी। देखो ऐसे है, दालें कुछ पेशेंट को सूट करती है, कुछ को नहीं करती है, लेकिन राजमा, छोले, चने, सोयाबीन ये तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है, आपको सूट करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है, आप इस चीज को अवॉइड कर दो पूरी तरह से। हो सकता है आप आईबीएस के अंदर ऐसी स्टेज में हो जिससे आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो, शुरुआती दिक्कत हो, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको आईबीएस है, लेकिन उतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया हो, या आपको एकदम से मरोड़ लग रहा हो, एकदम से आपको लूज मोशन हो रहे हो, या बहुत भयंकर कब्ज हो रखी है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, डकारे आ रही, ऐसा नहीं, मैं ये मान के चलता। लेकिन अगर शुरुआत भी है तो हम क्यों इंतजार करें कि वो इस लेवल तक पहुंच जाए जो आज इस लेवल पे। तो हमें पहले से ही अपना प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। जो फूड आपको स्ट्रिक्टली मना किए गए हैं वो फूड अगर आपको सूट करते भी हैं तो उनको कम से कम अमाउंट में लेने की कोशिश करो या बिल्कुल अवॉइड करो सिंपली, ताकि आपकी प्रॉब्लम यहीं से रिवर्स हो जाए। वो आगे बढ़े फिर आप रिवर्स हो तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दालें कुछ आप खा सकते हो, जैसे मूंग दाल खा सकते हो, वो सॉफ्ट होती है। या फिर आप जैसे आप कुछ दालें खाना चाहते हो तो आप 24 घंटे या 12 घंटे कम से कम, 12 से 15 घंटे कम से कम भिगो के रखो उसको, ओवरनाइट सोक करो, पानी के अंदर भिगो के छोड़ दो। अगले दिन जब आप उस दाल को बनाओगे तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि वो आराम से पच जाए, ठीक है, वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आराम से आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है, आपका मन कर रहा है कभी खाने का, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप कभी कभी खाना चाह रहे हैं तो आप खा सकते हैं। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो आप खा सकते हैं, जनरली दिक्कत नहीं आती, अब इंडिविजुअल की कंडीशन अलग हो सकती है। करेला, पालक, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, गाजर, बैंगन, अदरक, शलगम, आलू, मूंग दाल, शकरकंदी या पेठा, ये सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपको आईबीएस के अंदर खानी चाहिए या आप खा सकते हैं। इससे जनरली दिक्कत नहीं आती। कोई एक आध वेजिटेबल ऐसी हो सकती है जो किसी पर्टिकुलर इंसान को सूट ना करे, लेकिन जनरली ये लो फूड मैप डाइट के अंदर आती है तो आपको सूट कर सकती है। कोई भी सब्जी जैसे टमाटर है, खीरा है, हमें कच्चा खाने से बचना चाहिए। अगर आप कच्चा कोई भी सब्जी को कच्चा खाओगे तो आपको गैस बनेगी। अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है, हो सकता है आज नहीं बन रही हो, कंडीशन आपकी ठीक हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए किसी भी सब्जी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कच्चा खाओ, या सैलेड के रूप में जैसे आप टमाटर खा रहे हो, चाहे टमाटर आपके लिए अच्छा है, आपको सूट कर रहा है, लेकिन कच्चा खाने से बचना चाहिए।
नेक्स्ट है दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे फ्रूट्स की जो जिनके अंदर इंसोल्यूबल फाइबर ज़्यादा होते हैं और जो हाई फूड वेब डाइट के अंदर आते हैं। आम, सेब, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, तरबूज और चेरी, ये ऐसे फ्रूट हैं जो आपको अवॉइड ही करने चाहिए, आपको खाने ही नहीं है अगर आपको आईबीएस की समस्या है। और कुछ ऐसे फ्रूट जैसे संतरा, मौसमी, खरबूजा, केला, ब्लूबेरीज, कीवी, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं लेना है, या कोई भी फ्रूट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना। अगर मान लो आपको केला सूट करता है और आप 5-6 केले, 4-5 केले एक बार में खाओगे, या पूरे दिन में 5-6 केले आप खाओगे, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। फिर आप ये मत सोचना कि मेरे को तो केला सूट करता है, मेरे को केला सूट नहीं करता है। आपको जो चीज़ पचती है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ ताकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। अगर आप अपनी लिमिट को एक्सीड करोगे तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको डाइजेस्ट होती है वो आपको ख़राब कर जाएगी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती और उसको भी आप अगर लिमिटेड अमाउंट में एक बेटर तरीके से खा रहे हो, अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करके खा रहे हो, तो वो फूड भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। सिंपली आपको ये समझना है कि हमारे गट माइक्रोब्स खराब हैं, हमारी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो हमें उस पर इतना लोड नहीं देना है कि वो जवाब दे जाए, ठीक है, वो फिर परेशान करें आपको। तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें खानी एक्सेस अमाउंट में नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लैक्टोज क्या होता है? दूध के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टोज की मात्रा होती है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको लैक्टोज से दिक्कत है, आपको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं, आपको दूध पीने से, जैसे बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पीने से आपको फर्मेंटेशन होती है, आपको गैस बनती है, आपको ब्लोटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होती है, पेट फूल जाता है, डकारें आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें लैक्टोज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ पेशेंट, मैंने पहले बताया कि उनको कच्चे दूध से दिक्कत होती है तो वो सिंपली उबाल के दूध पी सकते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको उबला हुआ और कच्चा सारे तरह के किसी भी फॉर्म में अगर मिल्क है वो सहन नहीं होता है, खराब करता है, तो आपको पनीर, आइसक्रीम, दूध से बनी मिठाइयाँ, इवन दही तक को अवॉइड करना चाहिए। चाहे दही कुछ पेशेंट को सूट करता भी होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि दही से आपको गैस बनती है, जहाँ भी आपको थोड़ा सा डाउट लगता है वो फूड आप बिल्कुल छोड़ देंगे, तभी वो बीमारी ठीक होगी। अगर आपको ऐसे लगता है ना थोड़ी गैस बनती है, खा लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, तो फिर देखो होगा तो कुछ नहीं पर ठीक नहीं हो गया। ठीक आप तभी होगे जब आप अपनी डाइट को पूरा रिस्ट्रिक्ट करके चलोगे, और ये मान के चलो 6 महीने से ज़्यादा का गेम नहीं है ये। अगर आप 6 महीने पूरी तरह से अवॉइड करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल पर वापस आ सकते हैं। तो आप खा क्या सकते हैं अगर आप दूध अवॉइड कर दोगे? फिर कहोगे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स वीडियो के नीचे देखे, लोग मजाक में इमोजी भेजते हैं और ये लिखते हैं कि सर अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर अब दूध ही बंद कर दिया तो खाएंगे क्या। बहुत बढ़िया है कि आपने सोचा कि यार ग्लूटेन ही बंद हो गया, मिल्क ही बंद हो गया, ये सब्जी नहीं खानी, ये फ्रूट नहीं खाने, चिकन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर बचा क्या? ठीक है, फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? तो देखो ऐसे है, ये ऐसा नहीं होता कि आपको लाइफ टाइम नहीं खाना होता। मेन ये है कि जब आपकी सिम्टम एग्रेसिव है, एग्रावेट हो रखे हैं, आपको दिक्कत ज़्यादा है, उस टाइम अगर आप परहेज करेंगे तो आपके लिए ही बढ़िया। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं है और किसी भी काम में हम फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोकोनट मिल्क आप सिंपली ले सकते हैं, एलमंड मिल्क ले सकते हैं, राइस मिल्क ले सकते हैं, लैक्टोज फ्री मिल्क होता है वो आप ले सकते हैं, सोया मिल्क आप ले सकते हैं, ओट मिल्क आप ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं, देसी घी आप ले सकते हैं। देसी घी के अंदर, या बटर आप ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। बटर आपको सूट कर जाएगा, बटर से कोई दिक्कत नहीं आती। देसी घी आप ले सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम ब्यूटारेट होता है और ये आपकी गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कम से कम 10 ग्राम आप घी दिन में जरूर ले सकते हैं। ये आपके एनर्जी लेवल के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के अंदर भी। घी में देखो कितनी ताकत होती है, ये आपको भी पता है। अगर आपको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा और घी हो रहा है, ये कितनी रिफाइंड फॉर्म है इसकी, और घी से ज़्यादा ताकत तो दूध में नहीं होती है, ये तो आप भी मानते हो ना। तो अगर आपको घी पच रहा है, आपको छाछ से कोई दिक्कत अगर नहीं आ रही है, हो सकता है आपको लैक्टोज फ्री मिल्क भी पच रहा हो, तो फिर क्या चाहिए, ठीक है। तो थोड़े टाइम की तो बात है ना, ऐसा थोड़ी आपको लाइफ टाइम छोड़ना है। 6 महीने साल अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो फिर आप सिंपली इस चीज़ से फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लूटेन। जी, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो गेहूं
जो राई के अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फूड जो गेहूं से बना हो, जौ से बना हो, राई से बना हो, तो आपको दिक्कत कर सकता है अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो, लेकिन अगर आपको मैदा, जौ का आटा, गेहूं का आटा या बेकरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, बियर, इस तरह की चीज़ें खाने से गैस बनती है या इस तरह की चीज़ें पीने से गैस बनती है, तो फिर आपको ग्लूटेन को अवॉइड ही करना चाहिए। फिर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कहोगे चलो थोड़ा खा लेता हूँ, ज़्यादा खा लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है वो आपको थोड़ी सी भी नहीं खानी चाहिए, एक बार भी नहीं खानी चाहिए और बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और जो चीज़ आपको सूट करती है उसको आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ये चीज़ें दो रूल आप पकड़ के चलो, आईबीएस से सिंपली आराम से निकल जाओगे। तो फिर आप खा क्या सकते हो, चावल खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, मक्की का आटा, ज्वार का आटा, ये आप खा सकते हो। अब कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको चावल सूट नहीं करता, गेहूं की रोटी सूट करती है, तो भाई सिंपल है, चावल बंद कर दो, गेहूं खाओ। अगर आपको गेहूं सूट करता है तो फिर आपको ग्लूटेन भी सूट करता है, फिर आप ग्लूटेन से बने सारे प्रोडक्ट खा सकते हो। लेकिन बेकरी प्रोडक्ट को मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। मेरे हिसाब से बेकरी प्रोडक्ट एक डेड फूड होता है, और कोई भी डेड फूड अगर आप खाओगे तो फिर आपकी आंतों की जो कंडीशन होगी उसके जिम्मेवार खुद आप ही रहोगे, है ना। तो अगर आपको पता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पता है और फिर भी आप कॉन्शियस नहीं हो अपनी हेल्थ के लिए, तो फिर आपको आगे जाके वर्ष से वर्ष सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाईली स्पाइसी फूड, जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा हो, ऐसा फूड जो ऑयली हो, ऐसा फूड जो डीप फ्राइड हो, ऐसा फूड जो हाईली प्रोसेस्ड हो, ऐसा फूड जो पैक्ड हो, ठीक है, जो पैकेट के अंदर बंद है, चाहे कोई भी चीज़ है, ब्रेड है पैकेट के अंदर बंद है, बिस्किट है पैकेट के अंदर बंद है, चिप्स, कुरकुरे, ठीक है, कोई भी ब्रांड है या कोई भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी जूस है, कोई भी टेट्रा पैक्स आते हैं जो आजकल, ठीक है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, पर कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसी चीज जो पैकेट के अंदर बंद है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले हैं, जिसको स्टोर किया गया है, चाहे वो फ्रूट जूस ही क्यों ना हो, आपको नहीं लेना है। ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप जाके उसके ऊपर रिसर्च करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है। और हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में इसी तरह का खाना खाया है तो आज आप आईबीएस के शिकार है। तो उस खाने में अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आपका आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। पैकेट फूड की बात हो गई। ऑयली फूड आप समझते हैं जिसको फ्राई किया गया, ऐसी कोई भी चीज़, पकौड़ा, समोसा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या नाम लूँ, है ना, बहुत लिस्ट लंबी है। तो ऐसा कोई भी फूड जो फ्राइड है, जहाँ भी आपको दिखे, बस खाना ही नहीं है, क्रॉस। कोई कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा हो कि चलो आज खा लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, दिक्कत आएगी, आपको पेट में मरोड़ लगनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान आपको खुद रखना है, और ज़्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। बस 5-6 महीने, साल अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी कंडीशन से आप निकल सकते हो आराम से। नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है। अब आप समझ लो कि आपको 1 साल परहेज करना है, जिंदगी भर करना है, कंडीशन मतलब वो आप पे है ना डिपेंड। तो दोस्तों आप खा क्या सकते हैं, ना, फ्रेश जूस पी सकते हैं, फिर आप स्मूदी आप ले सकते हैं किसी चीज़ की, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, पुदीना चाय आप ले सकते हैं, जीरा वाटर आप ले सकते हैं, लेमन वाटर आप ले सकते हैं, ब्लैक टी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आप चाय और कॉफ़ी को छोड़ भी देते हैं फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बचती हैं जो हमारे गट के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ है। तो दोस्तों जो भी डाइट प्लान मैंने आपको बताया है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके स्क्रीनशॉट लेने की कोई वो दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। उस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना कस्टमाइज डाइट बना सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, और जो चीज़ मैंने लेने के लिए बोला है उसके अंदर भी आप चेक करिए कि कोई ऐसा फूड तो नहीं है जो आपको खराब कर रहा है। खराब कर रहा है तो उस पर क्रॉस लगा दो, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, जो खराब कर रहा है उस पर क्रॉस लगा दो, सही है उस पर टिक कर दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपका डाइट प्लान तैयार हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। 6 महीने आप परहेज करो, बीमारी ठीक, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपकी हेल्प करेंगे इस बीमारी से निकलने में। सबसे पहला है दोस्तों एक्सरसाइज।
फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी ही हमारे गट माइक्रोब्स जो है, गुड बैक्टीरिया है, उसको बढ़ाती है, हमारी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी हो, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम किया हो, 10 बाय 10 के रूम में आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो, और आपको आज ये कंडीशन होगी कि आपको आईबीएस की कंडीशन हो रही है, अब आपको कुछ पच नहीं रहा हो, अब आप परेशान हो सकता है आपने पैसा तो बहुत कमाया हो लेकिन हेल्थ चलेगी। तो अब टाइम है हमें उस हेल्थ को वापस लेने का, रिवाइव करने का। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रेस लेवल। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सारा दिन एक जगह बैठे रहेंगे, लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, सोशल नहीं होंगे, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया और आप अंदर बोलने की तो हिम्मत नहीं है, मन में सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे, खुद की हेल्थ खराब करोगे। तो जेलसी करना, गुस्सा करना, गुस्से को दबाना, परेशान होना, खुद परेशान होना, दूसरे को परेशान करना, वो चीज़ें बंद करो। ठीक है, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाओ, मेडिटेशन करो, इनहेल एक्सहेल करो, 10-10 के 3-4 रेप्स मारो, है ना, दिन में सुबह शाम। तो आपको देखो कि कहाँ कितना बॉडी में ब्रेन तक ऑक्सीजन जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो कितनी रिलैक्स फील करती है। जब आपका माइंड ठीक होगा ना, तभी ये बीमारी ठीक होगी। चाहे आप डाइट पे कितना भी परहेज कर लो, डाइट का कितना भी कुछ कर लो, अगर आपका माइंड ठीक नहीं होगा तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। होम्योपैथी मेडिसिन है, आयुर्वेद, देखो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेद आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। अगर आप ये बोलो कि कोई भी दवाई मैं लूँ और आईबीएस मेरे को ज़िंदगी में वापस ना आए, तो ऐसा कोई क्लेम नहीं है, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को सुधारोगे नहीं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारोगे नहीं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर सकता, है ना। डॉक्टर आपको अकेला ठीक नहीं कर पाएगा, आपको खुद को भी 50% एफर्ट डालने पड़ेंगे। 50% डॉक्टर डालेगा तो मिलकर 100% होगा, और आप इस बीमारी से निकलोगे। और फ्यूचर के लिए भी आपको वो चीज़ें दोहरानी नहीं है कि मेडिटेशन ना करो, थोड़ा सा ठीक हुए तो आपने फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ दी, या मेंटली अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो फिर ये बीमारी वापस आएगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आप अपनी हेल्थ पे फोकस करना शुरू करते हो, और आप सीख लेते हो इस बीमारी से कि हेल्थ आपके लिए क्यों जरूरी है, अगर आप इतना गिर के भी नहीं सीखे हो, ठीक है, तो फिर आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। और अगर आप इस बीमारी से सीख जाते हो कि हेल्थ क्यों जरूरी है, तो फिर अगर आप हेल्थ पे काम करोगे तो आपको कभी भी दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, ये श्योरिटी है। ठीक है, होम्योपैथी क्या कर सकती है, आपके माइंड को रिलैक्स कर सकती है, आपको इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है, आपके सिम्टम्स में आराम दे सकती है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर सकती है। फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, मेडिटेशन आपने करनी है, दवाई टाइम पे आपने लेनी है, ठीक है। और बाकी कुछ आपको जानना है कि ये आईबीएस हुआ क्यों आपको, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया। 20 मिनट की वीडियो है, लेकिन पूरा डिटेल में बताया मैंने कि आईबीएस क्यों होता है, कैसे ठीक होता है, सिम्टम्स को कैसे पकड़ना है, सब कुछ। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मेरी वीडियो दोस्तों लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो को इतना अच्छे से बनाया जाए ताकि बार बार उस टॉपिक पे टुकड़ों में चर्चा करने से अच्छा एक बार बैठा और सारा कुछ बोल दो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे लिए। ठीक है, तो आपने जो गलतियाँ आपने पास्ट में करी है उसको दोहराना नहीं है। अपनी हेल्थ को अगर सुधारना है तो हमें प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर मेडिटेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरा ये चीज़ होता है दोस्तों, खाने को एक साथ नहीं खाना है, मैंने पहले भी बताया। ज़्यादा खाओगे तो लोड पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, ठीक है। खाने को चबा चबा के खाओ, जल्दबाजी मत करो, अब आए 2 मिनट में खाना खाया और पार, ऐसी कंडीशन करोगे तो फिर पचेगा नहीं खाना, आपकी आंतों में वो पावर नहीं रही आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम खाना खाने के बाद आपको 30-40 मिनट वॉक करनी है एटलीस्ट। बॉडी को मूव करोगे थोड़ा बहुत, तभी आंतें मूव होगी, बॉडी को मूव करोगे तभी बॉडी को एक पॉजिटिव फील आएगी, पॉजिटिव गट माइक्रोब्स बनेंगे, गुड बैक्टीरिया बनेंगे जो हमारी फर्मेंटेशन को रोकेंगे, गैस ब्लोटिंग को रोकेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे, ठीक है। खाना खाते ही पानी मत पिया करो, खाना खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद पानी पीने से बचो आप, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स जहर है आपके लिए, अगर आपको आईबीएस है और आप छोटी छोटी बीमारियों के लिए पेन किलर एंटीबायोटिक खा रहे हो तो भाई फिर वो जहर से कम नहीं है, आपको वर्स कंडीशन बना देगी वो। तो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर, छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे थोड़ा सा सिर दर्द हुआ गोली खा ली, थोड़ा सा कुछ हुआ एंटासिड ले लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ एंटीबायोटिक्स ले ली। थोड़ा सब्र करना सीखो, थोड़ा बॉडी को भी टाइम दो कि वो खुद से रिवाइव करे, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी की। थोड़ा सा फीवर आते ही
पैरासीटामोल और जो डाइक्लोफेनेक और ये जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो ना, इसी ने आपका भट्ठा बिठा दिया पूरी बॉडी का। तो इस चीज़ से आप बचो, क्योंकि आपको ये लगता है ना कि रेस्ट करेंगे तो पूरा दिन खराब होगा, इससे अच्छा है खाओ काम करो। एक टाइम के बाद जाके जब बॉडी बॉडी काम नहीं करेगी ना, तब आपको पता लगेगा कि वो टाइम एक दिन रेस्ट करने का ही था जब हमने नहीं किया। जब बॉडी को रेस्ट चाहिए तो बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। और जब हमारी, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको IBS की दिक्कत है तो आपको अपनी मील स्किप नहीं करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पॉइजन है आपके लिए, आपकी वर्स्ट कंडीशन बना सकता है। तो मील को स्किप नहीं करना है, खाने को खाना है, टाइम टू टाइम खाना है, थोड़ी थोड़ी देर का गैप रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका IBS ठीक होगा ही होगा। पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है पहले, उसके अंदर मैंने रीज़न दे रखा है कि IBS क्यों होता है। वो वीडियो देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा आपको IBS क्यों हुआ। फिर आपको क्या परहेज करने हैं, क्या ध्यान रखना है, वो आपको इस वीडियो से समझ आ गया। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका IBS ठीक होगा और 100% होगा। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अगर आप सपोर्ट के लिए चाहते हो तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आपने जो गलतियां पास्ट में करी हैं वो दोहराओ मत, आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मेरे वीडियोस लंबे हो जाते हैं थोड़े, मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। बार बार छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक बार में आप आओ, सारी इन्फॉर्मेशन लो हो जाओ। ठीक है, तो बार बार आप अलग अलग वीडियोज़ आपको देखनी ना पड़े। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको फीडबैक लगे इस वीडियो को लेके। और देखो, डाइट जो है ना वो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल होती है, तो ये मत आप कहना कि आपने जो बोला है वो गलत है, ये वो है ना, तो आपके लिए कुछ अलग भी हो सकता है। तो लेकिन जो जनरलाइज डाइट प्लान था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। डाइट प्लान चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डाइट प्लान दे दूँगा। थैंक यू सो मच।